हेलो क्लास 10th NIS स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों अगर आप लोगों ने हिंदी की इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर वो देख लीजिए। दो क्वेश्चन पेपर के दो पार्ट मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ और अब मैं तीसरा पार्ट लेकर आया हूँ और तीसरे पार्ट के अंदर मैं आप लोगों को आगे के क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। और फिर से मैं बता रहा हूँ हिंदी के एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा आसान आते हैं, ठीक है। और मैं तो कह रहा हूँ आप अगर प्रीवियस वीडियोस या प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं तो वो देख लीजिए। और इसके अलावा क्वेश्चन पेपर जितने ज़्यादा सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है वो भी आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको बहुत कुछ जानने को और पूछने का मौका भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज से हम आगे का देखते हैं सफ़र। 18 क्वेश्चन तक हमने पहले कर लिया था, आज से हम 19th क्वेश्चन यानी 19वें क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो 19वां क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से किन्हीं दो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि आपको इनमें से मतलब ये चार दे रखे हैं यहाँ पे, इन चारों में से कोई दो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें निबंध के मुख्यतः 3 अंग होते हैं, भूमिका, डैश तथा उपसंहार। यानी जो निबंध होता है ना वो 3 तरीके से लिखा जाता है। पहले तो भूमिका होगा, उसके बाद डैश होगा, उसके बाद उपसंहार होगा। देखिए भूमिका को इंट्रो बोलते हैं और जब मैंने आप लोगों को निबंध करना सिखाया था तो मैंने आपको बताया था कि सबसे ऊपर इंट्रो रहता है, इंट्रो के बाद रहता है विषय वस्तु, ठीक है। विषय वस्तु यानी कि किस विषय पे लिख रहे हो तो इसका आंसर जो है वो विषय वस्तु होगा, ठीक है। तो विषय वस्तु हो गया और विषय वस्तु के बाद होता है उपसंहार जिसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन, ठीक है, या फिर निष्कर्ष बोलते हैं, जो भी है, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो पहला होगा इंट्रो जिसे हमने भूमिका बोला, दूसरा विषय वस्तु और तीसरा उपसंहार। समझ में आ गया। चलिए खा देखते हैं, खा कौन सा क्वेश्चन है। तो खा है हमारे सामने, निबंधों में कल्पना की प्रधानता होती है। यानी कि किस तरह के निबंधों में आप कल्पना कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारे सामने भावात्मक। यानी जिन भी निबंधों को आप भाव से लिखते हैं उसके अंदर कल्पना कर सकते हैं, ठीक है। तो भावात्मक निबंधों में कल्पना की प्रधानता रहती है, ठीक है। गा है विचारात्मक निबंधों में डैश तत्व की प्रधानता रहती है। यानी कि जो विचारात्मक होते हैं जिसके अंदर हम विचारों का यूज़ करते हैं उस तरह के निबंधों में किस तत्व की सबसे ज़्यादा प्रधानता देखने को मिलती है। तो हमें देखने को मिलती है किसकी, बुद्धि की। किसकी, बुद्धि की प्रधानता देखने को हमें मिलती है। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए सो खा और गा भी कर लिया, अब घा करते हैं। और अगर आपने नहीं लिखा तो आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर आपके पास नहीं है तो आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हमारा व्हाट्सअप चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती रहती है, समय के साथ साथ अपडेट होते रहेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए सो 19th का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। घा क्या है। घा है किसी दर्शनीय स्थल पर आधारित निबंध डैश निबंधों के अंतर्गत आते हैं। तो ये आते हैं वर्णनात्मक। यानी कि आप कहीं किसी स्थल पे जाते हो ना तो आप उसका वर्णन करते हो। क्या करते हो, वर्णन करते हो। तो वर्णन करते हैं तो क्या होता है, वो दर्शनीय स्थल होता है जिसका वर्णन कर रहे हैं आप लोग, तो उसे हम निबंध कहते हैं। उस निबंध को हम वर्णनात्मक निबंध कहते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। 19th क्वेश्चन यहीं पे क्लियर करते हैं। चलिए सो अब 20th क्वेश्चन देखते हैं, यानी 20वां क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। 20वां क्वेश्चन हमारे सामने गद्यांश है और गद्यांश मैंने आपको पहले एक प्रॉपर वीडियो में पढ़ाया हुआ है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है गद्यांश वाली तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए सो अब हम करने जा रहे हैं 20वां क्वेश्चन गद्यांश। गद्यांश में है विकास और पर्यावरण के मुद्दे और उनके परस्पर संबंध आध्यात्मिक महत्व के हैं। खासकर भारत के संदर्भ में पहली प्राथमिकता तो यह है कि सभी लोगों को जीवन की मूलभूत आवश्यकता पूरी की जा सके और पर्यावरण और उनकी संपदाओं का किसी प्रकार की अवांछित दोहन ना हो सके। आर्थिक विकास की उच्च ऊर्जा पर आधारित जीवन शैली ने भौतिक समृद्धि को बढ़ाया है। विकासशील देश आज पर्यावरण संकट और विकास के संकट दोनों से घिरे हुए हैं। ये दोनों ही संकट एक दूसरे की तीव्रता और परस्पर प्रतिक्रिया से समस्या को और गहरा बना रहे हैं। एक तरफ तो असमानता, निर्धनता, बेरोजगारी की समस्याओं का कोई अंतर नहीं दिखाई देता जिन्हें विकास की प्रक्रिया द्वारा सुलझाया जा सके, ठीक है। दूसरी तरफ पर्यावरण का शोषण बढ़ता ही जा रहा है। रोचक तथ्य की बात कहूँ तो यह है कि वायु और जल के प्रदूषण की समस्या विकासशील विश्व में बढ़ती जा रही है और अधिकांश स्थानों पर उन्होंने विकराल रूप धारण कर लिया है। भारत को वर्तमान समस्याओं का स्थायी समाधान खोजने के साथ साथ भावी पीढ़ी को भी इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करना होगा, ठीक है। अब आपको इस गद्यांश के क्या करने, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने।
तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, भारत के संदर्भ में विकास और पर्यावरण के मुद्दे का आध्यात्मिक होने का कारण हो सकता है। यानी भारत जैसे देश के अंदर विकास और पर्यावरण के जो मुद्दे हैं ना, उसका आध्यात्मिक होने का कारण क्या है। पहला तो है मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्भरता, पर्यावरण की सुरक्षा में ही जीवन सुरक्षित, या गा पर्यावरण के महत्व के प्रति आस्था, ठीक है, या इसके अलावा आप लोगों को बताऊं मैं, वैज्ञानिक आधार ना होना। ठीक है, तो ये देखिए तीन चीज़ें तो हमारे इंडिया में देखने को मिलती है, 1 2 3। ठीक है, इसका जो आंसर है ये है वैज्ञानिक आधार ना होना। क्या होता है कि विकास और पर्यावरण के मुद्दे का आध्यात्मिक होने का कारण ये है कि यहाँ पे हमें वैज्ञानिक आधार नहीं हो पाते हम। ठीक है, यानी वैज्ञानिक रूप से हम हमारे इन्वायरमेंट को नहीं देख पाते, समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, आपको जानते हैं पेड़ों के अंदर हम वो बांधते हैं, कलावा बांधते हैं, हमारी आस्था है उनके प्रति, इसीलिए। ठीक है, चलिए तो सेकंड क्वेश्चन है, विकासशील देश का पर्यावरण और विकास में उलझे होने से, ठीक है, विकासशील देश का पर्यावरण और विकास में उलझे होने से क्या अभिप्राय है। तो का है पर्यावरण की सुरक्षा तथा विकास की इच्छा रखना, खा है विकास को नहीं छोड़ पाना, गा है पर्यावरण को नष्ट नहीं होने देना, घा है भौतिकता की इच्छा रखने वाला। बताइए, तो इसका आंसर है पर्यावरण को नष्ट नहीं होने देना। ठीक है, यानी विकासशील देश का पर्यावरण और विकास में उलझे होने से अभिप्राय है कि पर्यावरण को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ ना किया जाए, उतना यूज़ किया जाए जितना हमारा काम में आए, यानी हमारे काम में आए। और उसके अलावा क्या है, पर्यावरण को नष्ट नहीं होने देने से बहुत ज़्यादा रोकना भी हमको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, अवांछित दोहन से आप क्या समझते हैं। पहला है का ज़रूरत के अनुसार प्रकृति से प्राप्त करना, खा मुनाफाखोरी को प्रमुखता देना, गा अनावश्यक रूप से प्रकृति को नष्ट पहुंचाना यानी नष्ट करना, घा विकास के लिए पर्यावरण को अहित पहुंचाना। ठीक है, तो इसका आंसर है घा विकास के लिए पर्यावरण को अहित पहुंचाना। ठीक है, समझ में आ गया। अवांछित दोहन से हम ये समझते हैं कि विकास के लिए पर्यावरण को बहुत ज़्यादा हम हानि पहुंचा रहे हैं। ठीक है, फोर्थ है, हम डैश अब भी सचेत नहीं हुए। ठीक है, यानी आर्थिक विकास को देखकर पर्यावरण के महत्व को अनदेखा करने से, पर्यावरण का लगातार शोषण करने से, और इसके अलावा वायु और जल प्रदूषण की बढ़ती समस्या से। तो इसका आंसर है ये, वायु और बढ़ती जल समस्या को देखकर भी हमने सचेत नहीं हो पा रहे हम। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। तो 20th क्वेश्चन यहाँ खत्म होता है। 21 में हम देखते हैं मुहावरों का यूज़ कैसे करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो 21 का फर्स्ट क्वेश्चन है, बुरी तरह हारना। ठीक है, यानी ये मुहावरे हैं, और मुहावरे हमने बचपन से सुनते हुए आए हैं कि बुरी तरह हारने को क्या बोलते हैं हम लोग। तो बुरी तरह हारना। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। मुंह खून से भर जाना, आज तक नहीं सुना। मुंह ताकते रहना भी नहीं सुना हमने इस चीज़ का, यानी इस चीज़ में। इसके अलावा मुँह की खाना, मुँह उतारना। बताइए, तो मुँह की खाना यानी बुरी तरह से हारना, यानी मुँह की खाना बोलते हैं, यार मुँह की खा गया ये तो। ठीक है, यानी बुरी तरह से हार गया। ठीक है, सेकंड है, गागर में सागर भरना। बताइए, गागर में सागर भरना। ऑप्शन देखते हैं। सरस दोहो की रचना करना, मूर्खतापूर्ण काम करना, असंभव काम करना, या थोड़े शब्दों में अधिक कहना। तो यानी कि थोड़े शब्दों में अधिक कहना, यानी गागर में सागर भरना मुहावरे से आशय हमारा है थोड़े शब्दों में अधिक कह देना। ठीक है, क्लियर। चलिए 22वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे सामने। 22वां क्वेश्चन है, तिरंगे में यानी तिरंगा में डैश समास है। तिरंगा में कौन सा समास है बताइए। देखिए, तिरंगा में 3 रंगा यानी 3 रंगा, 2 चीज़ें मिली हुई हैं। तो 2 चीज़ें कहाँ मिलती है, द्विगु में। किसमें, द्विगु में। ठीक है, द्विगु समास को में हम देखते हैं कि 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, द्विगु। ठीक है, ये वाला। तो द्विगु समाज में हम देखते हैं कि 2 चीज़ों से मिलकर बनने वाली चीज़ है तिरंगा, यानी कि जो 2 शब्दों से मिलकर बनता होता है ना, उसको बोलते हैं द्विगु समास। ठीक है, जैसे 3 रंग तिरंगा। ठीक है, क्लियर। चलिए, सो ऑप्शन में है अथवा में यथाशक्ति में डैश समास है। ठीक है, यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो अव्यय समास है। यथ जमा शक्ति, यथा जमा शक्ति, अव्यय भाव समास कहते हैं इसे, अव्यय भाव समास कहते हैं इसे। ठीक है, तो 22वां क्वेश्चन खत्म हुआ। चाहिए 23वां क्वेश्चन देखते हो। और 23वें क्वेश्चन में खास बात बता दूं, आपको यहाँ पे शुद्ध वाक्य लिखना है। ये आपको अशुद्ध वाक्य दे रहे हैं और आपको इसमें शुद्ध वाक्य करना है। ठीक है, इस समय हम ग्रामर कर रहे हैं। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो 23वां है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। ठीक है, का वहाँ भारी भीड़ लगी थी, खा वहाँ भरकम भीड़ लगी थी। ठीक है, गा वहाँ भारी भीड़ जमा थी, घा वहाँ भारी भीड़ इकट्ठा थी। चलिए इसका आंसर बताइए। तो गा है इसका आंसर कि वहाँ भारी भीड़ जमा थी। ठीक है, इकट्ठा नहीं थी, जमा थी। ठीक है, यही बोलते हैं ना हम लोग। ठीक है, शुद्ध वाक्य मतलब ये है कि वहाँ भारी भीड़ जमा थी। ठीक है, चलिए 23वें का ये था। आगे देखते हैं कि अथवा में क्या है।
सेकंड है ईश्वर के अनेकों नाम हैं, ईश्वर के अनेकों नाम हैं, ईश्वर के नाम अनेक है, ईश्वर के अनेकों प्रकार के नेम हैं। बताइए। तो इसमें है ईश्वर के अनेक नाम हैं, यही बोलते हैं ना कि भाई ईश्वर के तो अनेक नाम हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये दोनों भी हो गए 23वां। चलिए 24वां देखते हैं क्या है हमारे सामने। 24वां है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य क्या है। मेरा सपना फौजी बनने का है। या फिर खा, जो मेहनती होते हैं उन्हें सभी सराहते हैं। गा, वे दौड़ते दौड़ते दूर निकल गए। या घा, यह किताब अच्छी तो है पर महंगी बहुत है। बताइए। तो इसका आंसर जो है ना ये है खा, जो मेहनती होते हैं उन्हें सभी सराहते हैं। ठीक है, क्योंकि दो शब्दों का यूज़ किया हुआ है, जो मेहनती भी है उन्हीं को सराहते हैं, मिश्र वाक्य बोलते हैं इसे। ठीक है, अथवा में देखिए निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। तो क्या आप चाय पियेंगे या लस्सी। पहला, सुबह होते ही काम शुरू हो गया। जैसे ही शाम हुई वह घर आ गया। कब गिरते ही टूट गया। तो इसका आंसर है क्या आप चाय पियेंगे या लस्सी। ठीक है, संयुक्त वाक्य मतलब होता है कि जिसमें दो वाक्य साथ में आ जाते हैं और दोनों की इंपॉर्टेंस बराबर रहती है। ठीक है, यानी कि वो आपसे पूछ रहा है कि भाई आप चाय पियेंगे या फिर लस्सी पियेंगे। क्लियर है। ठीक है, तो आज हम 24 क्वेश्चन तक ही कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था मैं ज़्यादा बड़ी वीडियोस नहीं बनाता, क्योंकि बच्चे 12 मिनट की वीडियो भी पूरी नहीं देखते हैं। ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा बड़ी वीडियो बना के आप लोगों को बोर किया जाए। ठीक है, सो अभी ये वीडियो आई है 10 बजे और अगली वीडियो आएगी 2 बजे। तो 2 बजे हम 25 क्वेश्चन से आगे का करेंगे। ठीक है, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई आप लोग अपना एक शेड्यूल बना लीजिए। मैं आप लोगों को क्यों कम क्वेश्चन कराता हूँ एक वीडियो में, इसलिए ताकि आपका एक शेड्यूल बना रहे कि मुझे 10 बजे भी पढ़ाई करनी है और 2 बजे भी पढ़ाई करनी है और शाम को 6 बजे भी पढ़ाई करनी है। ठीक है, जब आप 3 घंटे बैठेंगे ना पढ़ाई करने के लिए तो आप खुद ब खुद अपने पेपर में अच्छे स्कोर करने लगेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और फिर से कह रहा हूँ, हिंदी के एग्ज़ाम के चक्कर में अपना इंग्लिश का एग्ज़ाम बिल्कुल मत भूल जाना। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, सो आज का वीडियो यहीं तक। कोई भी डाउट, कोई भी समस्या, कुछ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। 25 क्वेश्चन अगली वीडियो में। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।